हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो सीटेट जुलाई 2024 के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर क्वेश्चंस को गौर से देखिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। यही क्वेश्चंस जो है एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम भी पूछे जा सकते हैं और सेम टू सेम पैटर्न में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आज का जो टारगेट है सिर्फ केवल 10 लाइक्स का है। इस लाइक्स को जो है पूरा करने में हमारी मदद कीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट हों और डेली आपके लिए इसी प्रकार के पेपर लेके आते हैं। खास पेपर है आज का, तो बहुत इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चंस हैं। आप देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं आज के पेपर में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुभाषिता से संबंधित क्वेश्चन हमेशा एक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद का क्या अर्थ है, यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन का। किसी भी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ना, ये है इसका अर्थ। या फिर किसी भी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना तथा बाद में अंग्रेजी को जो है महत्व के रूप में ले लेना, भाषा को जो है, या फिर माध्यम के रूप में जो है माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना, ठीक है, और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना, या विद्यालयी शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जिन्होंने भी ऑप्शन ए लॉक किया है वो सभी सही है। ध्यान रखिएगा, बहुभाषा जो वाद होता है, जो बहुभाषी होता है, ठीक है, वो एक संसाधन के रूप में हमें देखना चाहिए। एक क्लासरूम में बहुत सारे डिफरेंट भाषा के बच्चे हो सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे हिंदी बोले, कुछ बच्चे जो है मराठी बोले, हो सकता है कुछ बच्चे इंग्लिश बोलना अच्छा मतलब उनकी लैंग्वेज इंग्लिश जो है प्रेफर करें, कुछ बच्चे हो सकता है पंजाबी जानते हो। तो इन सभी जो है भाषा को जो है हम एक क्लासरूम में जब हम सब बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, भाषावादी बच्चों को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एक संसाधन के रूप में हमें हर बच्चे से जो है कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम जो है नए नए शब्दावलियाँ सीखेंगे। तो एक तौर पे हम देख सकते हैं कि भाषा में जो शिक्षा जो होती है वो मातृभाषा में आरंभ होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जो है अनेक शब्दों, अब अनेक भाषाओं को जो है उसमें जोड़ते रहना चाहिए। जैसे कुछ शब्द जोड़ करके बता दिया कि इस शब्द की मीनिंग भी ये होती है इस भाषा में, ठीक है। चीज़ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल है, इसी तरीके से जो है पढ़ेंगे हम लोग। भाषा की कक्षा में अध्यापिका बच्चों को अवधारणाएं एवं कौशल समझाने में मदद करने और उन्हें प्रेषित करने के लिए उनके घर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, मतलब उनके घर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है, जो मातृभाषा होती है, तथा विद्यालय के माध्यम की भाषा जो भी विद्यालय में स्कूल में जो है प्रयोग की जानी है। जैसे कि मान लीजिए आप पंजाब में रहते हैं तो आमतौर पे वहाँ पे पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है। अगर आप जो है यूपी में रह रहे होंगे और इंग्लिश मीडियम के स्कूल होगा तो इंग्लिश भाषा बोली जाएगी। तो ये युक्ति किस चीज़ को दर्शाता है, आंसर देना है हमें। तो देखिए, विद्यालय को भ्रमित करती है ये युक्ति, या फिर भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करती है, या लक्ष्य भाषा के अधिगम को बाधा डालती है, या भाषा लक्ष्य की निपुणता और के विकास में हस्तक्षेप करती है, मतलब वो भी जो है निगेटिव। तो देखिए सारे आंसर निगेटिव हैं, ये इकलौता आंसर है जो पॉजिटिव रूप में जो है दर्शा रहा है, मतलब भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा। समझाने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चे, अब देखिए कहानी जो है हम जो पढ़ाते समय जो है बच्चों को कहानियाँ बताते हैं, उसका मुख्य रूप क्या होता है, उसको बताने का जो है बच्चों को हम ये कहानी बताने क्यों बताते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। तो उच्चारण क्षमता का विकास करने के लिए हम ये कहानी बताते हैं बच्चों को, या पढ़ना लिखना सीखने के लिए बताते हैं, या स्मरण क्षमता का विकास करना भी कहते हैं, या व्याकरण के नियमों का कंठस्थ याद करना जो है इससे जो है हो पाता है इनका। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कहानी का शैक्षणिक प्रयोग जो है करते हैं ये क्लासरूम में, उसका जो है मूल उद्देश्य होता है स्मरण क्षमता का विकास करना। जब हम किसी बच्चे को हम कहानी सुनाते हैं तो बच्चा जो है इमेजिनेशन करता है, उसको इमेजिन करता है कि कहानी में किस तरीके के उसमें पात्र थे। जैसे मान लीजिए उसमें टाइगर का जिक्र हुआ या किसी जानवर का जिक्र हुआ, तो वो सोचता है कि किस जानवर का जिक्र हुआ है, किस जानवर के बारे में सर बता रहे हैं, या फिर जो है स्टोरी राइटिंग में और भी कोई चीज़ें होती हैं, वो सभी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं जो है अपनी मेमोरी को जो है तेज करने का कोशिश करता है। इससे बच्चे के अंदर जो है तर्क क्षमता जो है बहुत अच्छी होती है, रीजनिंग जो है बेहतर होती है,
रीजनिंग बेहतर होगी, तर्क शक्ति बेहतर होगी, और वो कहानी कथन को समझने का रिकॉल करने की क्षमता भी उसकी बढ़िया होगी, स्मरण क्षमता, याद करने की क्षमता, ताकि वो अगले दिन फिर उसको कहानी से पूछा जाए तो वो चीज़ें याद जो उसने पढ़ी है वो चीज़ें बता पाएगा कि जो है कल सर ने क्या पढ़ाया था। तो स्मरण क्षमता का विकास होता है इससे बच्चे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम की विशेषता को नहीं दर्शाता है, यहाँ पूछ रहा है नहीं है। ऑप्शन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन अधिगम से संबंधित क्वेश्चन हमेशा हमेशा आपको 1, 2, 3 क्वेश्चंस हमेशा आपको मिलेंगे। याद रखना 3 क्वेश्चंस तक आपको मिलेंगे। इसलिए ये अधिगम जो क्षमता होती है, अधिगम क्षमता को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में तैयार करके जाना है। ठीक है, तो देखिए भाषा अधिगम की विशेषता को नहीं दर्शाता है। ये भाषाई आदतों का निर्माण, या भाषाई अंतर्दृष्टि का निर्माण, या भाषा के शब्दों का निर्माण, या भाषा के मानक रूप का ग्रहण, इसका आंसर है। तो देखिए इसका सही आंसर है, तो भाषा अधिगम की विशेषता को नहीं दर्शाता है, वो है भाषाई आदतों का निर्माण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा अधिगम में व्यापक उपचारात्मक शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है। व्यापक उपचारात्मक शिक्षण हेतु जो है सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है, ये कौन सा है? तो विद्यालयों को और अधिक जो है धन उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर सभी विद्यालयों को राजकीय विद्यालय बना देना चाहिए, या प्रत्येक विद्यालय हेतु उपयुक्त भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, या फिर जो है कराया जाना चाहिए कि कक्षा शिक्षण नियमित रूप से जो है व्यवस्थित की जाए। मतलब एक क्लासरूम जो होती है वो एक टाइम पे शुरू हो, टाइम पे ख़त्म हो, नेक्स्ट क्लास भी टाइम से शुरू हो, टाइम से ख़त्म हो। स्लेब जो भी जो है स्ट्रक्चर पढ़ाने का जो बनाया गया है स्कूल में कि ये टॉपिक को कवर होना हो, तो वो चीज़ें सब चीज़ें टाइम से हो, यही सबसे अच्छा उपयुक्त उपाय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की एक अध्यापिका 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुत लेख सुनकर लिखवाती है। ठीक है, वो 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापिका जो है श्रवण सुनने के जो है किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ सकता है, इस बार आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसे शीर्षपाद उपागम कहते हैं, या संप्रेषणात्मक उपागम कहते हैं, या ऊर्ध्वगामी उपागम कहते हैं, या श्रुत लेख उपागम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे श्रवण के किस उपागम का जो है प्रयोग कर रही है? तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। याद रखना, संप्रेषणात्मक उपागम कहा जाता है जहाँ पे दो लोग आपस में जो है कम्युनिकेट करते हैं, या फिर वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, मुंह से बोला जाता है ना, उसको सुनने का प्रयास किया जाता है, फिर उसको जो है लिखा जाता है, या फिर से उसको रिपीट करता है दूसरा व्यक्ति, से संप्रेषणात्मक उपागम कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सफल कक्षा शिक्षण का मुख्य आधार ये है कि, तो सफल एक जो है कक्षा शिक्षण जो है एक क्लासरूम में जो पढ़ाए जाने की जो टेक्निक होती है उसका मुख्य आधार क्या होता है? अच्छी आदतें, या विनोद प्रियता, या कक्षा नियंत्रण, या नम्र और शिष्ट व्यवहार। इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए एक सफल जो कक्षा शिक्षण का मुख्य आधार होता है वो नम्र और शिष्ट व्यवहार होता है। देखिए एक क्लासरूम में टीचर जो है बच्चों के साथ अगर नम्र नहीं होगा, शिष्ट नहीं होगा, या बच्चे जो है टीचर के साथ शिष्टाचार के साथ पेश नहीं आएंगे, तो एक दूसरे का जो कम्युनिकेशन है, एक दूसरे का जो है संप्रेषण है वो प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा एक दूसरे को, और सिखाने की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। तो इसलिए याद रखना एक सफल कक्षा शिक्षण में जो है नम्र व्यवहार और शिष्ट व्यवहार का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों का शुद्ध उच्चारण निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है? तो देखिए मौखिक व्यवहार, मुंह से बोलने वाले व्यवहार की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे शुद्ध उच्चारण की बात हो रही है, तो ये बोलने के बल पर निर्भर करता है, या बोलने के सुर पर, या बोलने के अनुतान पर, इन सभी पर। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? तो मौखिक व्यवहार में हम शब्दों के शुद्ध उच्चारण जो है बोलने के बल पर भी निर्भर है। जैसे कि अगर मैंने साफ सुथरा नहीं बोलूँगा, आपको जो है गलत सेंटेंस बोलूँगा, तो वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आप जो है चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो बोलने के बल पर भी जो है शुद्ध उच्चारण ज़रूरी है। बोलने के सुर पर कि साफ सुथरा होने, जैसे कि मान लीजिए मैं तुतला के बोलूँ, सुर जो है उसका सही ना हो, ठीक है, तो वो भी है। बोलने के अनुतान पर, ठीक है, अब बोलने के अनुतान पर मतलब, अनुतान का मतलब होता है कि जैसे शब्दों का उतार चढ़ाव, ध्यान रखिएगा, अनुतान का मतलब होता है
उतार चढ़ाव, शब्दों का उतार चढ़ाव। जैसे कई बार होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई शब्द मैं बोल रहा हूँ, जैसे इसी को देख ले, हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों का शुद्ध उच्चारण निर्भर करता है, ये क्वेश्चन है। अगर मैं इसको पढ़ूं कि हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के उच्चारण का निर्भर करता है, तो ये जो उतार चढ़ाव शब्दों में लिया गया है ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने शब्दों को उतार चढ़ाव इस रूप में पेश किया तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन यहाँ पे डी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक अध्यापिका जो है कक्षा में वस्तुओं के ऊपर, देखिए वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम जो है शिक्षार्थियों की भाषा अंग्रेजी और शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है, ठीक है। वस्तु का नाम जो है उन्हीं के भाषा में लिखती है जिस भाषा में बच्चे जो है उनकी मातृभाषा या जिस भाषा में जानते हैं। अध्यापिका का यह प्रयास जो है किस रूप को दर्शाता है, तो ये शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रही है, या शिक्षार्थियों में जो है भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है, या शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जो है जागरूकता की समझ विकसित कर रही है, या कक्षा में भाषा समृद्ध जो है परिवेश सृजित कर रही है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि एक क्लासरूम में बहुभाषी बच्चे होते हैं, डिफरेंट जो है मतलब भाषा के बच्चे होते हैं। कोई हिंदी बोलना जो है प्रेफर करता है, कोई क्षेत्रीय भाषा बोलना प्रेफर करता है, कोई अंग्रेजी बोलना प्रेफर करता है, कोई पंजाबी बोलना प्रेफर करता है। लेकिन सभी की भाषाओं का मान रखते हुए, सम्मान करते हुए एक टीचर अगर सबके भाषाओं में चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करती है या जो है उनके शब्दों का भी इस्तेमाल करती है, तो कहीं ना कहीं एक जो है क्लासरूम में अच्छा माहौल क्रिएट होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। कक्षा में जो है भाषा जो है समृद्ध परिवेश जो है सृजित कर रही है, वो टीचर का जो है प्रयास है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोली से क्या तात्पर्य है? देखिए बोली जो है भारत में कई बोलियाँ बोली जाती हैं। आपको पता होगा कि भारत में जो है 22 भाषाएं हैं, जो संविधान में लिखी हुई भाषाएं जो जिक्र किया गया है 22 भाषाएं, उसके साथ साथ कई बोलियां भी हैं। अगर हम बोलियों की बात करें तो अगर भारत में कुछ मुख्य रूप से जो है 18 बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है, 18 बोलियां हैं। तो बोलियों से क्या तात्पर्य है? यह किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता को दर्शाता है बोली, या किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, या किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की जो है वाचन, जहाँ पे मतलब लोग काम करते हैं ऑफिस वर्क में, या सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसका जवाब सभी को पता होगा आई गेस। तो जो बोलियों से तात्पर्य है वो एक किसी क्षेत्र विशेष में या एक सामाजिक समूह द्वारा जो है बोली जाने वाली ये भाषा होती है एक, ठीक है। तो जैसे बोलियों के नाम अगर हम बोले तो कौन सी बोलियां होंगी, तो जैसे आपने देखा होगा कि क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं, तो जैसे ब्रज भाषा, ब्रज भाषा एक बोली है, ये कहाँ पे बोली जाती है? तो ये बोली जाती है मथुरा में। आप सभी को पता होगा ये मथुरा में ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। खड़ी बोली बोली जाती है, एक खड़ी बोली भी है, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि जो है भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? हरियाणवी भी एक बोली है, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, ये सब अवधी, ये सब बोलियां हैं। तो याद रखिएगा ये क्षेत्र विशेष को दर्शाती है। जैसे हमने ब्रज अगर बोल दिया कि ये ब्रज बोली जो है कहाँ बोली जाती है, तो आपने एक समझ गया कि तुरंत जो है कि ये मथुरा में बोली जाने वाली। हरियाणवी कहाँ बोली जाती है? तो ये हरियाणवी भाषा जो है हरियाणा में बोली जाती है। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो आपने तुरंत समझ गया कि जो है ये फिर जो है बिहार के आसपास जो है क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बुंदेली जो है बुंदेलखंड के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये सभी बोलियों का तात्पर्य इस चीज़ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों को एकत्र कर लीजिए और फिर उनका एक रिकॉर्ड बना लीजिए। मैंने आपसे हर बार ये क्वेश्चन कहा है कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये शब्द बस याद कर लीजिए, ये है पोर्टफोलियो। ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे बच्चों के सीखने के कार्य का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव कि क्या सही कर रहा है बच्चा स्कूल में पढ़ते वक्त, और चाहे क्या गलत कर रहा है बच्चा, इन सभी का जो है रिकॉर्ड तैयार कर लिया जाता है। बच्चे में सही और गलत उसका फिर मूल्यांकन करके उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है, जो भी कमियां होती है उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो ये इसको जो शब्द दिया जाता है उसे कहते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। हर बार मैंने ये कहा है कि ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। आप देखिएगा 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा, पोर्टफोलियो। बस पोर्टफोलियो देखते ही समझ लीजिए लॉक करना है, ठीक है। रिकॉर्ड बनाने जैसा कुछ शब्द इस्तेमाल हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो देखिए प्रारंभिक स्तर पर हम जो मातृभाषा शिक्षण का जो मूल उद्देश्य है वो क्या नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं।
विचारों का आदान प्रदान करना ये इसका मूल उद्देश्य नहीं होता, या दो भाषाओं का तुलनात्मक ज्ञान जो है देना ये उसका या व्यक्तिगत विकास होता है, या सृजनात्मक जो है प्रतिभा का विकास होता है। तो देखिए जो भाषाएं होती है, मातृभाषा शिक्षण का मतलब है अपनी अपनी भाषा में जो है टीचिंग स्किल्स जो है प्रोवाइड करना, पढ़ना, है ना। तो दो भाषाओं का तुलना नहीं इसका जो है मूल उद्देश्य होता है, ठीक है। याद रखना ये संसाधन है, मातृभाषा में शिक्षण, बहुभाषा में शिक्षण जो है एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ना कि तुलनात्मक रूप से ज्ञान के रूप में देखना चाहिए। इसका ऑप्शन बी यहाँ पे जो है मूल उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापिका जो है कक्षा में समूह कार्य, मतलब एक ग्रुप में जो है बच्चे बैठते हैं या फिर दो दो के ग्रुप में बैठते हैं, जोड़ों में कार्य, ठीक है। जोड़ों में मतलब जोड़ों में दर्द वाला नहीं है, या मतलब जोड़ों में कार्य का मतलब है दो का ग्रुप बना करके जो है जोड़ों में बैठते हैं, या रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। ऐसे ग्रुप्स में बैठे हैं बच्चे और उनको कोई रोल प्ले अदा करने के लिए कह देती है या पढ़ने के लिए कुछ कह देती है, और इससे क्या होता है टीचर देखती है कि बच्चों का अवलोकन करती है, ठीक है। आकलन संबंधी इस गतिविधि को क्या आप नाम देंगे? तो वाचन जो है आकलन होता है, संरचनात्मक आकलन होता है, कक्षा आकलन होता है, या संकल्पनात्मक आकलन होता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है संरचनात्मक आकलन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? तो देखिए लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? प्रारंभिक स्तर का है, या उच्च माध्यमिक स्तर का है, पूर्व माध्यमिक स्तर, या उच्च स्तर का है। तो देखिए लिपि क्या होता है? लिपि का मतलब है कि जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, लेखन, वर्णमाला, पांडुलिपि, यही सब लिपियां हैं, और इनका जो ज्ञान होना और अभ्यास का उद्देश्य होना, किस चीज़ का उद्देश्य होना, ये प्रारंभिक स्तर का होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो मित्रों के मध्य हो रहे जो है वार्तालाप को पढ़ना है हमें, वार्तालाप का उद्देश्य पता करना है। देखिए अतुल जो है भाई साहब हैं, वो नमस्ते मैं राहुल हूँ, राहुल, अतुल जो हैं नमस्ते, यहाँ पे मैं राहुल हैं, या राहुल यहाँ पे कर लीजिए। तो मैं अतुल हूँ, आप कैसे हैं? तो सोनम कहती है कि नमस्ते मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अतुल मैं ठीक हूँ, हमारे विद्यालय में आपका स्वागत है। सोनम मैं यहाँ आने के लिए बहुत खुश हूँ और उत्साहित हूँ। तो ये संप्रेषण जो हो रहा है एक दूसरे के बीच में, अतुल और सोनम के बीच में, इस संप्रेषण को आप क्या नाम देंगे? वैयक्तिक संप्रेषण, या सूचनात्मक संप्रेषण, या लेन देन का जो है उद्देश्य है, या अंतःक्रियात्मक उद्देश्य है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? देखिए आप लोग बहुत सारे लोगों ने इसका जो है आंसर लॉक किया होगा ऑप्शन ए, जबकि ये आंसर ए नहीं होगा। अंतःक्रियात्मक उद्देश्य कहलाता है इस तरीके के संप्रेषण को, ठीक है। अंतःक्रियात्मक उद्देश्य क्या होता है? इस चीज़ को बिल्कुल लिख लीजिए एक कॉपी में, ये शब्द का मीनिंग आप लिख लीजिए। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है और शब्दों के मीनिंग नहीं पता होने की वजह से, अंतःक्रियात्मक उद्देश्य का मतलब है कि एक दूसरे के साथ एक बेहतर संबंध बनाने के लिए जो है हम जो है बातचीत करते हैं, ठीक है। याद रखना, एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए जो है हम जो है बातचीत जो है कम्युनिकेट करते हैं, वही होता है अंतःक्रियात्मक उद्देश्य से कहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के प्रति जो है सहानुभूति दिखाने के लिए जो बातचीत होती है, मूल उद्देश्य होता है कि हम जो ये बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम दर्शाने के लिए, सहानुभूति दर्शाने के लिए, सहानुभूति जो है दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए करते हैं, है ना। एक दूसरे का जो है, एक दूसरे की जो है बातों को समर्थन देने के लिए। तो याद रखना, बातों को समर्थन देने के लिए जो है ये चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अंतःक्रियात्मक उद्देश्य जो है को दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधारभूत अंतः वैयक्तिक जो है संप्रेषण कौशल क्या है? तो भाषा के वर्तमान में प्रयोग करते हैं, या उच्च स्तरीय चिंतन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, या अमूर्त विचारों तथा संकल्पनाओं को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, या विषय पर वैज्ञानिक शोध के प्रतिवेदन जिसे रिपोर्टिंग के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? आधारभूत अंतः वैयक्तिक जो है संप्रेषण जो होता है वो अमूर्त विचारों तथा संकल्पनाओं को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ठीक है। तो अंतः वैयक्तिक संप्रेषण का मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब आप समझ लीजिए, अंतः वैयक्तिक संप्रेषण का मतलब होता है केवल मौखिक बातचीत, मौखिक, ठीक है। चीज़ें बहुत समझ में, अमौखिक बातचीत का होना, बातचीत ये कहलाता है अंतः वैयक्तिक जो है संप्रेषण। केवल बातचीत होती है, बातों को जो है ध्यान से सुना नहीं जाता, केवल आदमी बोले जा रहा है एक दूसरे से। तो अमूर्त विचारों का जो है यहाँ पे जो आदान प्रदान होता है, ठीक है।
ऑप्शन यहाँ पे समझ गए होंगे इस चीज़ें को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष होता है और दूसरा पक्ष का हमें नाम बताना है। देखिए कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये इस बार पूछ ले। नए क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल कभी पूछे नहीं गए हैं, मैं नए क्वेश्चंस आपको लेकर के आया हूँ। तो आज का पेपर बहुत खास है आप लोगों के लिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कभी भी नहीं मिलते हैं। मेरे आप पेपर सॉल्व करिए, आप समझ पाएंगे कि जो है पेपर्स इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस टाइप के पेपर होते हैं। सीटेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वही है। मैं स्वयं पेपर बनाता हूं, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई टाइपिंग वाला बंदा हो तो जो है वो टाइप करके जो है, मैं खुद जो है इसमें समय लेता हूं, पेपर एक एक क्वेश्चंस जो है आप लोगों के लिए बना करके लाता हूं। तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है वीडियो को जो है आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे कि एक पेपर कितना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट है हमारा, उसको अचीव करने में हमारी मदद कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा के दो पक्ष हैं, एक संरचनात्मक पक्ष है, दूसरा पक्ष का नाम बताना है। तो देखिए आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा, यहाँ का जो आंसर है वो है प्रकार्यात्मक जो है पक्ष, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अब प्रकार्यात्मक जो है पक्ष क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसमें होता है कि सीखने की प्रक्रिया में हम जो है वातावरण को महत्व देते हैं। एक संरचनात्मक पक्ष होता है, जैसे संरचनात्मक पक्ष क्या होता है भाषा के, जैसे कि व्याकरण के नियमों को जानना, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण को जानना, नियमों को जानना, भाषा के नियमों को जानना, है ना, इसका जो है ये एक संरचना। दूसरा पक्ष होता है प्रक्रियात्मक, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया में वातावरण को महत्व देना। अरे भाई जब तक जो है ये व्याकरण हो गया, ये नियमों को जानकारी हो गई, अगर बच्चे को वातावरण ना मिला बातचीत करने का तो वो सीखेगा कैसे। तो जो भाषा के दो पक्ष होते हैं वो प्रक्रियात्मक पक्ष होता है और जो संरचनात्मक पक्ष होता है। ठीक है, संरचनात्मक में संरचना जो है के बारे में जानकारी होती है और प्रक्रियात्मक में प्रक्रिया के बारे में जानकारी होती है कि उसको प्रक्रिया को कैसे यूज़ करना होता है। ठीक है, अब प्रक्रिया तभी यूज़ होगी जब आपको ऐसा वातावरण बच्चों को दिया जाएगा, संप्रेषण करने का मौका मिलेगा, बोलचाल का करने का मौका मिलेगा। जैसे आप इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं आगे और इंग्लिश के नियम आपने जान लिए, लेकिन आप बोलचाल में नहीं उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। यही आजकल के इंडियंस और हम जैसे जो है कुछ लोगों का होता है। अक्सर आपने देखा हो कि बहुत बच्चे जो है इंग्लिश समझ जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको जो है ऐसा वातावरण प्रोवाइड नहीं कराया जाता। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 20 का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है। देखिए जो बच्चे जो है जो क्लासरूम में हो या घर में हो, जो गलतियां करते हैं लिखने के दौरान, पढ़ने के दौरान, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है, आप उस गलतियों को किस नज़र से देखते हैं। तो त्रुटियां सीखने का एक संकेत है, इस रूप में हमें देखना चाहिए। ठीक है, या त्रुटियां जो है भाषा अधिगम को बाधित करती हैं। ठीक है, या फिर त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए, जिस समय बच्चा गलतियां कर रहा है उसी समय टोक करके उसको संशोधन कर देना चाहिए। ये त्रुटियों की पहचान करके उनको जो है करने से बचना चाहिए, मतलब त्रुटियों की पहचान कर लेनी चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि हमें जो है आगे ऐसी गलती नहीं करनी है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है जब भी कोई बच्चा त्रुटि करता है हमेशा उसको एक पॉजिटिव वे में देखना है कि मेरा बच्चा जो है कहीं ना कहीं वो सीखने की कोशिश कर रहा है, और सीखने की कोशिश में गलतियां ज़रूर होती हैं। तो गलतियां जब होती हैं तो उसको बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए, ना ही उसी समय बच्चों को संशोधन करने के रूप में देखना चाहिए कि तुरंत ही बच्चे को टोक करके संशोधन कर दिया जाए, है ना ही जो है उसकी जो है त्रुटियों को पहचान कर उसको बचने की ये एक जो है चलने वाली प्रक्रिया होती है। एक तरीके से गलतियां जो करेगा बच्चा तभी तो सीखेगा, तो ये सीखने का संकेत होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए है। देखिए क्वेश्चंस का मीनिंग कभी कभी जो है बड़ा जो है उसकी मीनिंग जो है, जैसे त्रुटि एक वर्ड है, वो भले ही जो है आपको जो है एक निगेटिव टाइप का लग रहा हो, लेकिन जब आप गलती करेंगे तभी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो याद रखना ये एक सीखने का संकेत होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिता से क्या समझते हैं। मैंने आपसे हर बार कहा है कि बहुभाषिता को जो है एक संसाधन के रूप में देखना है। संसाधन का मतलब है एक पॉजिटिव रूप में देखना है। ठीक है, आपको ये मान के चलना है कि क्लासरूम में चाहे 4 बच्चे हों चाहे सैकड़ों बच्चे हों, अगर बहुभाषी बच्चे हैं तो वो एक संसाधन है। एक दूसरे को इंटरेक्ट करके बच्चे एक दूसरे से साथ इंटरेक्ट कम्युनिकेट करके कुछ ना कुछ बेहतर सीखेंगे, कुछ ना कुछ अन्य भाषाएं सीखेंगे, उनके प्रति जो है सामाजिकता की भावना आएगी, उनके भाषा का सम्मान करना सीखेंगे। तो इस चीज़ को हमें देखना है, इसी आधार पर अब देखिए आंसर देखते हैं। शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना जो है इस चीज़ का, या विद्यालय में अनेक भाषाएँ पढ़ाना, या फिर अंग्रेजी और भारतीय कक्षाओं में पढ़ाना, या केवल मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना। ठीक है, तो इसका जो है देखिए एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिता से क्या समझते हैं। तो बहुभाषिता एक संसाधन है और शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना जो है इस रूप में हम समझते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है,
स्कैनिंग एक पठन गतिविधि है जो शिक्षार्थियों को मदद करती है। स्कैनिंग का मतलब है कि जब आप सरसरी निगाह से किताब को, जब आप किताब नहीं देखते, जैसे कि आपको नकल करनी हो और आपको अचानक जो है क्वेश्चन का आंसर ढूंढना हो, ठीक है, और आपको किताब मिल जाए, तो आप जिस रफ्तार से जिस स्कैनिंग करेंगे उस आँखों से जो है वही है। तो इच्छित जानकारी निकालने में जो है ये बच्चों को मदद करती है या उसकी शब्दावली को समृद्ध करती है भाषाई बिंदु के तहत। तो हमने आपको बताया कि सरसरी निगाह से चीज़ों को जो आप जानकारी ढूंढना चाहते हैं उसमें आपकी मदद करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा सही जवाब, ठीक है। भारत की विद्यालयी शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की जो विद्यालयी शिक्षा है वहाँ पे भाषा नीति जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आया एक बार भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये सब नए क्वेश्चंस हैं, न्यू क्वेश्चंस आधारित क्वेश्चंस हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत गौर से समझिए। तो देखिए ये भाषा, जो भारत की जो भाषा नीति है वो त्रिभाषा सूत्र पर आधारित है। याद रखना, भारत की जो विद्यालयी शिक्षा में जो भाषा नीति का प्रयोग किया गया है उसमें त्रिभाषा नीति का है। पहली भाषा कौन सी है? उसमें मातृभाषा है। पहली भाषा तो मातृभाषा है। और दूसरी भाषा क्या है? दूसरी भाषा जो है जिसको कहते हैं हम अंग्रेजी भाषा कह सकते हैं। और तीसरी भाषा जो है वो राज्य की भाषा है, जैसे बांग्ला हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मराठा हो गई, है ना, हिंदी हो गई। ये जो है भाषाएं जो है राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई। तीन जो है ऑप्शन यहाँ पे तीनों जी है चीज़ें समझ गए होंगे। त्रिभाषा का मतलब क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण मूल्यांकन से अभिप्राय है। तो भाषा शिक्षण मूल्यांकन का क्या मूल उद्देश्य होता है, क्या मतलब होता है इसका? निरंतर सतत चलने वाली जो है ये प्रक्रिया है, या वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी, या भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन, ठीक है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए जो मूल्यांकन होता है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हम सभी को पता है कि देखिए जब मूल्यांकन, कोई ऐसा तो है नहीं कि आज ही मूल्यांकन कर लिया और फिर 6 महीने मूल्यांकन नहीं करोगे बच्चों का। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। एज अ टीचर आपको बच्चे का मूल्यांकन हर वक्त करते रहना चाहिए। वो हो सकता है कम्युनिकेशन के माध्यम से करें, हो सकता है वर्बली करें, हो सकता है किसी भी बोर्ड में करा करके जो है प्रैक्टिस से करें। तो किसी न किसी वांछित करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन अगला देख लेते हैं। वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी है, जो बच्चे के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसकी जानकारी मूल्यांकन के माध्यम से ही हमें मिलेगी। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है उपरोक्त में से सभी हैं। तीनों ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे सही होंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चे का जो है संपूर्ण मूल्यांकन करना या जो है व्यापक मूल्यांकन करना होता है। इसमें बच्चे की जो है जानकारियाँ देखी जाती है कि बच्चे को क्या जो है सही है, क्या आता है, क्या नहीं आता है ना। तो बच्चे के जो है जानकारी मूल्यांकन करके उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, उस मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन देखिए। कक्षा 8 की शिक्षिका जो है अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखने के लिए कहती है। वो क्या कर रही है? तो अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है, या अपने शिक्षार्थियों को कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कह रही है, या उनके लेखन कौशल को पुनर्वलन दे रही है, या उनके कौशल को याद करने को बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है, देखिए घटनाओं विचारों को लिखने के लिए कह रही है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है उसके जो है लेखन कौशल को बल दे रही है, ताकि वो बच्चे सोचें, चीज़ों को समझें और उसके बाद उन चीज़ों को लिखने का प्रयास करें। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे जो है गलत बर्तनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और गलत बर्तनी का प्रयोग करते हुए वो जो है कॉपी में उसको लिखते हैं। इस ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखिए इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी बच्चा गलतियां करे तो वो गलतियां उसको मतलब वो करेगा ही करेगा गलतियां, और उसको सहज प्रक्रिया मान के चलना चाहिए। उसको जो है ये मान के चलना चाहिए कि जो है जब तक बच्चा गलतियां नहीं करेगा, त्रुटियां नहीं करेगा, वो सीखेगा कैसे? तो इसको एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। अब ये प्रिंट समृद्ध माहौल का जो है निर्माण करेंगे, इसका क्या मतलब होता है? तो प्रिंट समृद्ध माहौल का मतलब होता है क्लास में पढ़ने संबंधी जो है निर्माण करेंगे। बच्चा जो है क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करे, मतलब पढ़ने संबंधी जो है सहज होकर के जो है सहज महसूस करे इस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है प्रिंट समृद्ध, जैसे एक कॉपी में जो है प्रिंटेड है उसी को पढ़ाई करो, उसी को जो है रिपीट करो, यही चीज़ शब्द होगा, ताकि उसको सहज लगे गलतियों को, और फिर उस गलतियों को सहज सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है?
अब देखिए भाषा शिक्षण का सामान्य जो मूल उद्देश्य होता है वो क्या होता है, बच्चों के अंदर जो है सृजनात्मक शक्ति का जो है विकास करना होता है, ये उसका मूल उद्देश्य होता है, या भावना अनुकूल जो है भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का जो है अभ्यास करना होता है, यह छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्माभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना होता है, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी है, इसका सही आंसर सभी हो गए। इसका मूल उद्देश्य होता है बच्चों के जो है भाषा शिक्षण का जो मूल उद्देश्य होता है बच्चों के अंदर एक सृजनात्मक शक्ति का विकास करना होता है, भाषा के अनुकूल भाषा का यूज़ कैसे करना होता है, ठीक है, उसका ज़रूरी होता है, भाषा को जो है शुद्ध और सरलतम यूज़ किस प्रकार का करना होता है, ये जो है इसका मूल उद्देश्य होता है, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है कौन सा कथन। मौन वाचन द्वारा एकाग्रचित होकर पढ़ा जा सकता है, मतलब अंदर ही अंदर जो है मन ही मन में पढ़ने की जो कोशिश की जाती है उससे जो है एकाग्रचित होकर के ध्यान केंद्रित होकर के पढ़ा जा सकता है, या पठन कौशल से छात्र उचित माफ कीजिएगा गति नहीं है गति है, तो पठन कौशल से छात्र उचित गति विराम हाव भाव के साथ पढ़ना सीखते हैं, या लेखन कौशल जो है ज्ञान को संग्रहित करने में सहायक है। ठीक है, जब हम इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम लोग हाई स्कूल में इंटर में थे तो हम लोगों माता पिता कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करो, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ही जो है आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो लेखन कौशल जो है ज्ञान को संग्रहित करने में सहायक है, ये बिल्कुल बात सही है। या भाषा कौशल का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व ही नहीं है, इसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है कथन जो है गलत बताना है वो है यही ऑप्शन, यहाँ पर डी गलत होगा, बाकी सभी सही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूपा जो है छठी कक्षा में बच्चों के साथ अक्सर जो है अनौपचारिक, रूपा एक टीचर है जो छठी क्लास के बच्चों के साथ अक्सर अनौपचारिक बातचीत करे। अनौपचारिक जो है मतलब जो है सिलेबस से रिलेटेड ना हो, पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, क्लासरूम से रिलेटेड ना हो, ऐसे ही कि कल कहाँ गए थे, घर में कौन है, मम्मी पापा के अलावा और कौन कौन है, घर जाके क्या करते हो बेटा, है ना, और पढ़ाई में क्या क्या करते हो, तो पढ़ाई से रिलेटेड हो या पढ़ाई के इर्द गिर्द हो या पढ़ाई के इतर हो, दूर हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अनौपचारिक बातचीत होती है। इसके माध्यम से टीचर बच्चे के साथ क्या इंटरेक्ट कर रही है, वो बच्चे के खाली समय का जो है सदुपयोग कर रही है, या बच्चे को काम में लगाकर निश्चित हो जाती है, या बच्चे का मनोरंजन कर रही है, या बच्चे के सुनने और बोलने को अवसर दे रही है। तो इसका सही आंसर है जब अनौपचारिक रूप से दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है तो संप्रेषण होगी एक दूसरे के बीच में, तो कहीं ना कहीं बच्चा भी उससे कुछ ना कुछ बोलेगा, या टीचर जो है बच्चा कुछ ना कुछ बोलेगा और टीचर की बात कुछ ना कुछ सुनेगा। तो इस तरीके से जो है एक दूसरे को जो है अवसर मिल रहा है बोलने बतियाने का। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा सही आंसर। अकादमिक जो है सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी जो है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। देखिए स्कूल शुरू हो गया है, दो महीना उसका पूरा हो गया, उसके बाद भी जो है कक्षा 4 की जो है बुक्स जो है नहीं उपलब्ध कराई गई हैं यहाँ पे। उसके बाद एज अ टीचर आपका क्या मतलब आप क्या करेंगे, तो भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ भाषा की जो है पाठ्य पुस्तक है, मान लीजिए हिंदी की बुक्स उपलब्ध नहीं कराई गई है। ठीक है, 2 माह पूरे हो गए, 2 महीने पूरे होने के बाद भी नहीं कराई गई, तो एज अ टीचर जो है वो भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। यह श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास कराते रहेंगे, सुनने और बोलने वाले कौशल का जो है अभ्यास कराएंगे, या विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए कहेंगे, या पाठ्य पुस्तकों के उपलब्ध होने तक पाठन लेखन की प्रक्रिया का अभ्यास नहीं कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए होगा। अन्य विषय जो हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट्स की जो बुक्स होंगी उसके आधार पर हम जो है भाषाई क्षमता का विकास करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा जो है भाषा दूसरे बुक्स को समझ नहीं पाएगा, उसकी लिखी हुई भाषा को नहीं समझ पाएगा, उसी की भाषा को जो है आधार बना करके हम जो है प्रैक्टिस में लाते रहेंगे। इससे बच्चे जो है क्या होगा कि एक्टिव रहेंगे, क्लासरूम में भी एक्टिव रहेंगे और उस सब्जेक्ट्स के लिए भी एक्टिव रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जो है बुक्स नहीं आएगी तो जो है 2 महीने के लिए छुट्टी दे दो, उस सब्जेक्ट्स को पढ़ाओ नहीं, तो ये चीज़ें जो है गलत इम्पैक्ट पड़ेंगी। यहाँ पे जो है अन्य शब्दों का जो है रेफरेंस लेकर के बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिस पाठ योजना में शा और सा में भेद पर चर्चा की जाती है उसे कौन सी पाठ योजना कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है, फिर से मैंने आपको दिया, शा और सा में जो भेद की पर चर्चा की जाती है उस पाठ योजना को कहते हैं गद्य। याद रखना गद्य ऐसे है लिखा जाता है, ये मेरे अपने जो है फ़ोन से जो है फॉन्ट जो है उसी का कमाल है ना, सही ये भी है, लेकिन शुद्धतम रूप तो यही है। 2 भाषा को जो है तोड़ करके धा और धा जो है दा या से बनता है। चल खैर मैं इसको क्या समझाऊं आपको। ठीक है, तो ये जो चर्चा होती है ये पाठ योजना गद्य कहलाती है।
ठीक है। गद्य क्या होता है, ये गद्य और पद्य दो चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। गद्य क्या होता है, गद्य से जो है, इससे जो है बच्चे के अंदर भाषा का ज्ञान कराया जाता है। क्या कराया जाता है, भाषा का ज्ञान कराया जाता है, शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाता है, ठीक है, नियमों की जानकारी भी हो जाती है। बच्चे के अंदर जो है मानसिक विकास का जो है ये शुद्ध जो है व्याकरण, शुद्ध उच्चारण या शब्दों का जो है प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है, शब्दों की प्रैक्टिस कराई जाती है। वहीं पे जो पद्य, पद्य में नहीं होता है, यहाँ पे पद्य लिखा है, तो पद्य जो होता है वो उसमें जो होता है लय होता है, उसमें होती है गीत, ठीक है। आपने देखा होगा जो लय और गीत जो सुर निकालते हैं, ताल निकालते हैं, गीत गाते हैं, ये जो क्षमता होती है ये पद्य में होती है, ठीक है, ठीक है, ये क्षमता जो है डेवलप की जाती है पद्य में, ठीक। तो याद रखना, सा और सा में भेद करना सिखा रहे हैं, ना कि जो है कविताओं में भेद करना सिखा रहे हैं, या जो है लय में भेद करना सिखा रहे हैं, या गीतों के सुरों में भेद करना सिखा रहे हैं। जब सुरों की बात हो, लय की बात हो, तब वहाँ पे पद्य होगा, और जब वहाँ पे दो शब्दों का भेद हो, है ना, जो शब्दों के बारे में जानकारी हो या शब्दों का उच्चारण संबंधी जो है जानकारी दी जा रही हो, तो जब ऐसी चीज़ें बताई जा रही हो तब वहाँ पे गद्य होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रवि जो है समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस जो है पाठ्य वस्तु का संपूर्ण जो है विचार प्रस्तुत कर सके। वो रवि जो है वो एक न्यूज़पेपर में एक लेख पढ़ता है, फिर वो उसी लेख को जो है अपने क्लासरूम में पढ़ने का जो है विचार प्रस्तुत करता है। इस पठन को किस रूप में देखा जाना चाहिए, ये पंक्तियों के बीच पठन है, या बारीकी से पठन है, पंक्तियों के परे जो है पठन है, या सरसरी तौर पे पढ़ना है। तो सरसरी तौर पे पढ़ना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है एक जो है वांछित जानकारी हासिल करने के लिए सरसरी निगाह से पढ़ा जाता है। यहाँ पे बारीकी से पढ़ा जाता है। जब आप समाचार पत्र को पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे, शब्द टू शब्द पढ़ेंगे, पूरा जो है एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, जो भी उस पैराग्राफ मतलब जो भी उस समाचार पत्र में जो दिया गया है, न्यूज़पेपर में जो दिया गया है, उसको पूरा जब पढ़ेंगे बारीकी से, तभी तो आप जो है अपने उस लेख से संबंधित अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बारीकी से पढ़ने, इस पठन को जो है हम किस रूप से जानते हैं, तो बारीकी से पठन को जानते हैं, ठीक है। यहाँ ऑप्शन बी होगा सही जवाब, ठीक है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज के जो है पेपर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और 10 लाइक्स का जो टारगेट है उसे पूरा करने में जो है मदद कीजिएगा, जो हमें जो है मोटिवेशन देता है। अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।